हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका पेपर बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। 3 तारीख में 3 मार्च में आपका पेपर है और इस हिसाब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही हो तो आप तैयारी को शुरू कर दीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, अब ये जो टाइम है ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का टाइम है, ठीक है ना। तो हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जिसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं या इनके आने के चांस हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय एन में, समुच्चय एन यानी नेचुरल नंबर के सेट में आर कोई रिलेशन है और उसके अंदर ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट पड़े हैं, अवयव पड़े हैं, ठीक है ना। उनमें क्या रिलेशन है ए और बी में कि ए बराबर बी माइनस 2 है और बी 6 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर आएगा आर के अंदर। अब देखिए, बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और जो सेकंड वाला है ये बी है, यानी ये जो सेकंड वाले हैं ये बी हैं। तो 6 से बड़े कौन से हैं, ये इसमें बी 6 से बड़ा नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म। ये इसमें भी 6 से बड़ा नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म। दो तो कट गए, बचे ये दो ऑप्शन। अब बी इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, यानी इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन उसने दी है कि बी अगर मैं यहाँ रख दूं तो बी में से 2 घटा करके ए आ जाएगा। तो अगर मैं 8 यहाँ पे रख दूं, 8 में से 2 गए 6 आएगा, तो ए की वैल्यू 6 बचेगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे तो 3 है, तो ये भी गया, बचा 2। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख क्वेश्चन, देखिए ख क्वेश्चन है, ख क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले का कै जो है वो तो मैंने बता ही दिया आपको, द ऑप्शन उसका सही होगा, 6,8 बिलोंगिंग टू आर, ठीक है ना। अब ख क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ख क्वेश्चन कहता है ई की पावर एक्स सेक एक्स मल्टीप्लाई 1 + 10 x dx, सॉरी 1 + 10 x dx, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ई की पावर एक्स को बाहर ही रहने देता हूँ, सिर्फ सेक एक्स को अंदर ले जाता हूँ, तो ये सेक एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x हो जाएगा, है ना। सेक एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x और dx आ जाएगा। अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो मैं फॉर्मूला आपको बता भी देता हूँ। फॉर्मूला ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ प्लस में उसका ही डिफरेंशिएशन रखा हुआ है ना, तो उसके समाकलन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, ई की पावर एक्स भी है, ये फंक्शन अगर मैं मानता हूँ सेक एक्स, तो सेक एक्स 10x इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स क्या है, सेक एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको ज़्यादा आपको इसमें फॉर्मूला जो है खंड समाकलन वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ये आपका बे ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये आपका बे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि देखिए, ए और बी समान कोटि के आव्यूह हों तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या है, विषम सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह, सममित आव्यूह या तत्समक आव्यूह। बहुत आसान है। देखिए, ये पूछ रहा है कि ए बी डैश, क्या क्वेश्चन है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, है ना, माइनस बी ए डैश, ये पूछ रहा है। तो हम इसका डैश करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमें ये है क्या, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसका डैश किया। अब डैश की ये प्रॉपर्टी है कि वो अंदर ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए बी डैश का होल डैश हो जाएगा माइनस और बी ए डैश का भी डैश हो जाएगा, ठीक है। डैश की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए बी का होल डैश होता है तो उसको आप लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश, मतलब इधर से शुरू करेंगे, पहले इसका डैश लगाएंगे फिर इसका डैश लगाएंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे हम इसका डैश पहले लगाएंगे, ये हो जाएगा बी डैश का डैश और इंटू में आएगा ए डैश, ये वाला, फिर माइनस ऐसे यहाँ पे ए डैश का डैश और फिर बी डैश, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आपके पास ए डैश का डैश है, ए डैश का भी डैश है, तो आपको वो ए ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी डैश का डैश ये बी हो गया और इंटू में ए डैश माइनस ए डैश का डैश जो है वो ए ही बनेगा और ये बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी ए बी डैश, ये वाली टर्म बाद में आ जाएगी माइनस बी ए डैश, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप इसी टर्म का डैश लेकर के चले थे और यही टर्म वापस आ गई, इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का हमने जब डैश निकाला और वही मैट्रिक्स माइनस में आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, अतः ये एक विषम सममित आव्यूह है। ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये जो है एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, तो इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं घ क्वेश्चन की तरफ। घ क्वेश्चन ये कहता है यदि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। तो देखिए, y बराबर, ये घ क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई है, रूट साइन एक्स प्लस वाई है। तो हमने क्या करना है सबसे पहले दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ,
तो ये 2y-1 दोनों में से dy/dx कॉमन आ जाएगा, है ना। जब ये वाली टर्म इधर आएगी माइनस में, तो ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2y बचेगा और जब ये इधर आएगी उसमें -1 बच जाएगा और इक्वल्स टू क्या है मेरे पास cos x है। तो यहाँ से dy/dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास cos x अपॉन 2y-1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए cos x अपॉन 2y-1, ये भी ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका पहले का, ये कह रहा है कि बिंदु अल्फा बीटा गामा की y अक्ष से दूरी क्या होगी, है ना, बिंदु अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, अगर मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास z एक्सिस है ना, z एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा यहाँ पर है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, यहाँ पर है। तो इस, और ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी होगी। तो y एक्सिस से अगर मैं डिस्टेंस देखनी होती है मुझे, तो मैं डायरेक्ट बस यहीं से परपेंडिकुलर डालता हूँ, है ना। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पर y एक्सिस है, y एक्सिस पे 0 मिलेगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो जितना यहाँ है इतना ही यहाँ पे रहेगा सेम डिस्टेंस पे, और z कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी 0 होगा, यानी 0 बीटा 0 रहेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब हमें बस ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी अल्फा का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी गामा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपके पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ये दूरी आ गई इनके बीच की। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हम यहाँ से करते हैं दूसरे का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान करके चलते हैं, माना ये जो माइनस साइन इनवर्स एक्स है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला इधर वाले को। तो अगर ये वाई हो गया तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। और अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन उधर जा सकता है यहाँ से, तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा साइन वाई माइनस वाई। और आप ये जानते होंगे कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो उसको हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस साइन वाई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये माइनस इधर जाएगा, पहले मैं इसको इधर पहुँचा देता हूँ, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन वाई। साइन को इधर ले गए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे बचा माइनस एक्स और इक्वल्स टू मिला वाई, ठीक है ना। तो क्या मिला, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई मिला, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हम क्या मान करके चले थे, इसको वाई मान करके चले थे, और वाई इक्वल्स टू ये आ गया, है ना, देखो वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ से ये पता चला, यहाँ से ये पता चला हैंस कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कुछ नहीं है, लेकिन वो माइनस साइन इनवर्स एक्स ही है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन, और ख क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आप खुद ही कर लेंगे, है ना, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं करने का, है ना। मैं पहले नोट कर लेता हूँ ख क्वेश्चन को। देखिए ये ख क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। सिर्फ एक काम करिए, बस एक्स वाली जहाँ पे वाई है ना, बस वो वाला जोड़िए। देखिए 2 प्लस वाई, अच्छा हमें तो करके दिखाना है, चलो हम कर ही देते हैं। पहले 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 एक्स आ जाएगा। सब की गुना 2 में कर दो, 2 की गुना सब एलिमेंट में कर दो, और ये y 0 1 2 ये एज इट इज़, और इक्वल्स टू ये 5 6 1 8, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, दूसरा हो जाएगा 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2, तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो मैट्रिक्स इधर है वो ही मैट्रिक्स सेम इधर होगी, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे, संगत अवयव जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अवयवों की तुलना करने पर तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से 2x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है हमें, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हम मान के चलते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमने इस वजह से इसमें पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स
ये बनेगा साइन 2 थीटा, और साइन से साइन हटेगा तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगी tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना, करना x में ही डिफरेंशिएशन, ठीक है। x की टर्म में वापस आ गया, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अवकलन कर दो, dwr 2x dy बाई dx आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इस तरीके का ये आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में एफ एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, और ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं यहीं पे करा देता हूँ इसको। देखिए यहीं पे देख लेते हैं इसको। मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है अपना, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। वर्धमान के लिए तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस ए, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और ए एक्स का 1 हो गया, ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर आ गया, 2x प्लस ए हो गया, है ना। अब वर्धमान होने के लिए, क्योंकि वर्धमान का है उसने, तो वर्धमान के लिए क्या होता है, वर्धमान के लिए क्या कंडीशन है, वर्धमान के लिए कंडीशन है कि आपका एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने कहा है कि अंतराल 1 और 3 में, 1 और 2 में चेक करो, है ना, 1 और 2 में, तो 1 और 2 में चेक करना है हमें, तो बारी बारी हम दोनों पर चेक करेंगे। अब x बराबर 1 पर चेक करो, x बराबर 1 पर जब 1 रखूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए ग्रेटर देन टू 0, यानी a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन टू -2, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूँ 1। अब दूसरा बनाते हैं, x बराबर 2 पर भी चेक करते हैं। x बराबर 2 पर ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ए ग्रेटर देन टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन टू -4, ये आ जाएगी समीकरण 2, ठीक है। इसको हमने 2 माना लिया। अब चूंकि हमें तो क्या देखना है, हमें देखना है कि a का न्यूनतम मान क्या होगा। पहली बात तो ये हमें ग्रेटर देन जो हमने देखा है इसमें 0 पे, इन दोनों वैल्यू पे, इसमें हमें कॉमन पार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि ये असमिकाएं हैं। अब हमें कॉमन पार्ट देखने के लिए देखिए नंबर लाइन बना देता हूँ मैं। इसका मतलब है एक यहाँ पे -4 होगा कहीं और यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन टू -2 यानी ए की वैल्यू -2 से बड़ी है, यहाँ इधर को जाएगी, और ये कह रहा है कि ए की वैल्यू -4 से बड़ी है, तो -4 से बड़ी भी इधर को जाएगी, ठीक है ना। तो कॉमन पार्ट कौन सा मिला, कॉमन पार्ट तो ये मिला हमें, है ना, ये वाला। तो हमें क्या लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक, इसका मतलब ये जो है ये मेरा कॉमन पार्ट ही है, ए ग्रेटर देन टू -2, ठीक है ना। यानी अतः हैंस मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से ए ग्रेटर देन टू -2। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए की वैल्यू -2 से तो बड़ी ही है, तो न्यूनतम मान तो -2 ही होगा, है ना। तो न्यूनतम मान क्या होगा, अतः न्यूनतम मान यानी कम से कम मान तो उसका -2 ही होगा क्योंकि उसकी वैल्यू -2 से बड़ी है, तो न्यूनतम मान -2 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है कि पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी दे दिया, पी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया, 2/3 हो, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, बस वो ये पूछ रहा है ना, घटनाएं स्वतंत्र हैं। देखिए वो ये पूछ रहा है कि क्या ए और बी, तो क्या ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको कर देता हूँ यहीं पे, ये हो जाएगा आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू इसने दी है, पी ऑफ ए की वैल्यू, पी ऑफ ए दिया है मुझे 1/2, पी ऑफ बी दिया है इसने मुझे 1/3, और पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है मुझे इसने 2/3। तो मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ से ए पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू है 1/3, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 2/3। इनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करके आपका क्या आएगा, इनको सॉल्व करके आपका 1/6 आएगा, है ना। देखिए 1/2 ये आ गया, और 1 में से 2 गया -1/3 ये आ गया, और 3 - 2 1/6 आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं देखूं स्वतंत्र घटनाएं के लिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 गुना 1/3, ये भी 1/6 ही है ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, है ना, देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो रही है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी आ रहा है ना। अतः क्या हो जाएगा, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः इसका मतलब है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। ये हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना, थर्ड का क्या पार्ट। कह रहा है कि यदि एकांक सदिश ए कैप और बी कैप, ये एकांक हैं, ठीक है ना, के बीच का कोण थीटा है। एकांक सदिश होते हैं जिनका परिमाण क्या आता है हमारे पास, ये तो यूनिट वेक्टर, वैसे भी कैप वाले यूनिट वेक्टर ही होते हैं, ठीक है। इनके बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध करो sin θ/2 = ये होगा, है ना। तो देखिए
अब इसका अगर एकांक सदिश है तो इसका परिमाण भी 1 होगा और बी भी एकांक सदिश है तो इसका परिमाण भी 1 होगा, ठीक है ना। वी नो दैट, हम ये बात लेकर के चलते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि मुझे ये निकालना है ना, ये a माइनस बी का परिमाण निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका परिमाण ही लेकर के चलता हूँ, ठीक है। इसके परिमाण का स्क्वायर लेकर के चलता हूँ। इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम, a माइनस बी को a माइनस बी में ही डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे a डॉट ए, फिर माइनस a डॉट बी, फिर माइनस b डॉट ए, इसकी गुना इसमें होगी b डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस b डॉट बी। अब a डॉट ए तो a का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a डॉट बी, और इसको भी मैं a डॉट बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी, है ना, और प्लस इसको मैं b के परिमाण का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू, अब ये a डॉट बी क्या हो जाएगा, a का परिमाण और b का परिमाण और कोस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि दे रखी है, और ये फॉर्मूला होता ही है a डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, है ना, ए बी कोस थीटा मैंने लिख दिया, और यहाँ पर a कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका 2 ये वाला, और माइनस ये 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे बचा 2 इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 को मैं ले लेता हूँ, ये बचा 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में क्या होगी, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से हाफ एंगल का फॉर्मूला, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे मेरा चल रहा है ए कैप माइनस बी कैप और इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कैप माइनस बी कैप का मोड इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 बचेगा, और ये 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ ए का परिमाण ए माइनस बी का परिमाण इक्वल्स टू, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। बस उसने ये इधर दिया है तो हम ये इधर लिख देंगे, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध करो एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा दिया गया फलन ना एक ही है और ना आच्छादक है। अच्छा, इसमें आप एक थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर लेना, इसमें कुछ ना कुछ वो मैपिंग जरूर देगा, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ में पूछ रहा है, एन से एन में पूछ रहा है, आर से आर में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक करेक्शन ये कर लेना कि इसकी मैपिंग आर से आर मान करके चलना, ठीक है ना। इसमें मिसप्रिंट है, बाकी आपके पेपर में वो मैपिंग जरूर देगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो इसको करेंगे हम, क्या क्वेश्चन को देखिए। अब हमारी मैपिंग जो है, मैपिंग है हमारी एफ सच दैट आर से आर में, और फंक्शन है हमारा मोड एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास क्या, मोड एक्स। तो एक का मतलब है कि आपको जो प्रांत होता है यानी डोमेन होता है, डोमेन में 2 एलिमेंट ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनकी सेम इमेज हो, है ना, कोडोमेन में सेम इमेज हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है ना, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं x1 ले लेता हूँ -1 और x2 ले लेता हूँ 1, ठीक है ना, और ये दोनों मैंने लिए हैं R में से, यानी इस डोमेन में से माना, ठीक है। अब f ऑफ x1 देखो आप क्या आएगा, f ऑफ x1 आएगा x1 का मोड, x1 का मोड मीन्स क्या हो जाएगा, x1 का मोड मीन्स मतलब -1 का मोड, यानी 1 ही बनेगा। और f ऑफ x2 देखो आप, f ऑफ x2 भी x2 का मोड होगा, x2 का मोड मतलब 1 का मोड, यानी ये भी 1 मिलेगा, यानी f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि नाउ एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये तो इक्वल है, बट x1 नॉट इक्वल्स टू x2, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, है ना। देखिए एफ ऑफ x1 तो 1 है और एफ ऑफ x2 ये भी 1 है, ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन x1 जो है और x2 जो है वो तो इक्वल नहीं है ना, वो तो हमने अलग अलग लिए थे, तो इसका मतलब ये फलन एक ही नहीं होगा, है ना, तो एक ही नहीं होगा, अतः ये फलन, अतः एफ एक्स एक ही नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आच्छादक के लिए चेक करेंगे इसी कोई आच्छादक के लिए। मेरे पास फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, है ना, ये फंक्शन है। अब अगर देखा जाए इसको मैं मान के चलता हूँ, माना y बराबर मोड एक्स, माना y बराबर मोड एक्स, है ना। अब मैपिंग जो है वो R से R में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आच्छादक होने के लिए एक कंडीशन होनी जरूरी है, सहप्रांत बराबर परिसर, कि सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। और अगर आप देखें, अगर मोटी मोटी 2-4 वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखो -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, बहुत सारे होंगे, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, लेकिन जब यहाँ से -1 में फंक्शन में डालूंगा तो उसकी मैपिंग क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 डालूंगा तो उसकी भी मैपिंग 1 आएगी, -2 की डालूंगा तो उसकी 2 आएगी,
सॉरी 1 तो एक ही बार है, और 2 आएगी, -2 की भी, -2 की भी और 2 की भी 2 आएगी। मतलब जो इधर नेगेटिव नंबर रखे हैं उनकी तो कोई वो तो किसी की इमेज बनी ही नहीं, यानी उनकी तो कोई इमेज ही नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे छूट जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि सह प्रांत में या सह प्रांत आर में, क्या लिखते हैं इसमें, सह प्रांत आर में कई अवयव ऐसे हैं, कई अवयव, या ऐसे लिख दो अपनी लैंग्वेज में, कई अवयव ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जिनकी या जिनका सह प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सहप्रांत बराबर नोट बराबर परिसर, है ना, हम ये कह सकते हैं। और ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए अच्छादक के लिए। अतः हम यहाँ कहेंगे अतः फलन अच्छादक नहीं है, फलन अच्छादक नहीं है, ठीक है ना। तो फलन अच्छादक भी नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है यदि y बराबर x रेज टू द पावर x ऐसे अप टू इन्फिनिटी हो तो सिद्ध करो dy/dx इक्वल्स टू ये होगा। आसान क्वेश्चन है बहुत, देखिए कैसे करेंगे हम इसको, गया क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि y बराबर x रेज टू द पावर x और ये कहाँ तक चलेगी बात, इन्फिनिटी तक चलेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, y बराबर x रेज टू द पावर y, ये जो ऊपर चलता जा रहा है ये भी तो y ही बनना है ना, x की पावर x इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, है ना। तो मैं इसको ऊपर वाले को x y नहीं लिख सकता, इस वाले x को छोड़ करके y नहीं लिख सकता, क्योंकि इनफाइनाइट है वो, तो अब तब भी इनफाइनाइट रहेंगे अगर एक x कम भी कर दूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहाँ पे लॉग y आ जाएगा, यहाँ पे लॉग x रेज टू द पावर y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग y एज इट इज रहेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग y आगे आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा x, लॉग x आ जाएगा, y लॉग x। अब देखिए dw/r2x करते हैं, dw/r2x, ठीक है। अब क्या होगा, log y का होगा 1/y और dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी वाला, है ना। तो पहला फंक्शन जू का दूँ, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जू का दूँ log x, पहले का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो dy/dx वाली टर्म इधर आ गई, 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx और इक्वल्स टू y/x। यहाँ से dy/dx कॉमन लेंगे तो 1 - y log x मिलेगा और मल्टीप्लाई में आएगा dy/dx और इक्वल्स टू मिलेगा मुझे y/x। यहाँ से हो जाएगा 1 - y log x ओवर y और मल्टीप्लाई में dy/dx इक्वल्स टू मिलेगा y/x। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी अपनी y की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो हो जाएगा y² अपॉन, यह आ जाएगा 1 - y log x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके x, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, देखिए y² अपॉन 1 - y log x इंटू x, है ना, यही अपने पास भी। तो ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ क्वेश्चन। बच्चों घ क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इसको करेंगे घ क्वेश्चन को हम। इसने कहा है कि वक्र y बराबर 4x इंटू x-1 इंटू x-2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। वक्र जो दिया गया है, दिया गया वक्र 4x x-1 x-2 ये उसने दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है, इसको ड्रॉ कैसे किया जाए, है ना। तो आप 3-4 पॉइंट निकाल लो, है ना। देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, x की वैल्यू, चलो मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, उससे पता चल जाएगा क्लियर। ये y है, मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 रख दी तो सारा 0 हो गया, तो ये 0 मिलेगा। x की वैल्यू 1 रख दी, है ना, 1 रख दिया तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर भी सारा 0 हो गया, ठीक है ना, फिर भी सारा 0 हो गया। अब x की वैल्यू 2 रख दी तो भी ये 2 - 2 0, ये सारा 0 हो गया, है ना। अब अगर एक आध वैल्यू और भी आप निकालना चाहते तो वो भी निकाल सकते हैं। मान लो आपने x की वैल्यू हाफ रख दी, 1/2 रख दी, है ना, x की वैल्यू 1/2 रख दी, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा माइनस के 1/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस बचेगा, और 1/2 यहाँ आएगा, 2 दूनी 4, 1 में से 4 गए -3/2, माइनस बाहर है तो 3/2 मिलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 1/2 x की, तो ये मिलेगी मुझे 3/2, ठीक है ना। तो ये मान करके हम वैल्यू चलेंगे। अब देखिए, अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट तो ये है 0,0, तो ये तो यहीं पे है। 1,0 अगर मैं देखता हूं तो 1,0 चलो यहाँ पे आ गया, 2,0 भी ये आ गया, है ना। और 1/2 3/2, 1/2 का मतलब है 0.5
और 3/2 का मतलब है 1.5, यानी 0.5 एक्स पर, 0.5 ये रही एक्स पर, वाई पर 1.5, 1 ये मान के चलूँ और 1.5 ये मान के चलूँ तो यहाँ पे बैठेगा ही। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है कि ये ऐसे तो उठेगा, है ना, लेकिन फिर ऐसे आगे नीचे गिरेगा, ठीक है, और ऐसे ही ये नीचे जाएगा और फिर ऐसे ही ऊपर आके ऊपर उठेगा, ठीक है ना, जब आप बहुत सारे पॉइंट निकालोगे। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा सा रहेगा जैसा साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे इसका और एक्स एक्स का हमें ग्राफ निकालना है, ठीक है, इसका और एक्स एक्सिस का हमें ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ कौन सा निकलेगा? ग्राफ निकलेगा आपका ये वाला, है ना। तो ये वाला हम इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, फिर 1 से 2 तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बस, और ये ध्यान रखना है ये नीचे बनना है निगेटिव पोर्शन में, तो इसको जब इसका निकालेंगे तो इसको ले लेंगे मोड के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं ये जो ग्राफ है अपना जो ग्राफ है वो है y बराबर 4x x माइनस 1 x माइनस 2। इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं पहले, है ना। ये हो जाएगा y बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 2 में करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4 टू जा 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x, y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू 4 कॉमन आ जाएगा और यह बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है ना, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा उसको हम अभिष्ट क्षेत्रफल कह देते हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा आपका वो क्या होगा, मैं इसको अगर भाग में बनाऊं, है ना, जो मेरे पास ये था इसको मैं भाग में बना देता हूँ। ये तो ओ बना देते हैं, यहाँ पे तो ओ है, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, ठीक है ना। तो भाग ओ ए बी ओ प्लस भाग बी सी डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम ऐसे कहेंगे भाग ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल प्लस प्लस भाग बी सी डी बी का क्षेत्रफल। अब ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। अब देखिए भाग ओ बी ओ का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 से 1 वाई डी एक्स प्लस, और ये 1 से 2 लेकिन ये मोड में रहेगा, और ये हो जाएगा आपका वाई डी एक्स, ठीक है ना, वाई डी एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से 1, 0 से 1 वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, वही है 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 2x आ गया, है ना, यही है। अब आगे चलते हैं, dx हो गया प्लस मोड के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी यही, है ना, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा, dx भी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 तो मैंने दे दिया बाहर, और इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ x4/4 माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 प्लस ऐसे ही 4 मैंने यहाँ पे बाहर दे दिया, और ये बना मेरा x4/4 माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, है ना, और ये हो जाएगा लिमिट इसकी 1 से 2, ठीक है। आगे चलते हैं 4 इंटू, अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो 1/4 माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये तो होगी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, सब में एक्स है तो 0 हो जाएगा, ये तो हो गया पहले वाला प्लस मोड। अब दूसरे वाला देखते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16 आ गया, 16/4 यानी 4 ही रहेगा, फिर माइनस लगाया, 2 की पावर 3 8 आ गया, चलो अब 2 की पावर 2 4 आ गया प्लस में 4, तो ये तो हो गया पहले वाला। अब माइनस 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1/4 आएगा, फिर माइनस माइनस 1 आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, ये आ गया आपका बाद वाला, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 4 की गुना इसमें करेंगे तो ये 1 आ जाएगा प्लस 4 गुना, अब 4 और 4 8, 8 माइनस 8 0, ये तो सारा 0 हो गया, 1 से 1 खत्म हो गया, माइनस 1/4 और बाहर है इसके मोड तो ये प्लस के 1/4 हो गया, और बाहर 4 है, चलो ये माइनस के 1/4 लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से जो मिला मुझे 1 प्लस 4, बाहर क्या आएगा 1/4, 4 से 4 कट के ये भी 1 बचेगा और ये 2 आ जाएगा, यानी 2 वर्ग इकाई इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 2 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ नहीं है, ठीक है ना, अब तक तो मैंने किसी भी अनसोल्ड में ये पेपर क्वेश्चन नहीं देखा है। ज़्यादा प्रेशर मत लेना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहे हैं वही इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा इजी, ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं ये आएगा, लेकिन फिर भी मैंने ये करा दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन आपका, सभी खंड हल कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें ये निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, फोर्थ का क्या पार्ट है ना।
फोर्थ का क्या पार्ट। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10 माइनस 6x 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, है ना। अब इसका हमें निरंतर वर्तमान और ह्रासमान निकालना है, अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है। देखिए वर्तमान ह्रासमान के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ से एफ डैश एक्स जो हो जाएगा आपका, अगर मैं इसमें से माइनस के 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 6/4 यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 3/2 प्लस में आ जाएगा x, है ना। ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। और वर्तमान ह्रासमान के लिए हमें क्या करना होता है, वर्तमान और ह्रासमान के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ता है ना। एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ता है, तब यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो 3/2 प्लस एक्स 3/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे -3/2 मिली, ठीक है ना। माइनस के कितनी मिली, -3/2। अब आगे चलते हैं। अब मुझे नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब ये -3/2 2 हिस्सों में बांट दिया मैंने इसको, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास x की एक ही वैल्यू आई। 2 वैल्यू आती तो मैं इसको फिर 2 हिस्सों में बांटता, फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाती वो। अब फिलहाल मेरे पास 2 अंतराल बन गए। एक अंतराल तो ये -3/2 से इन्फिनिटी तक का, और दूसरा अंतराल ये -इन्फिनिटी से -3/2 तक का, ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि इस अंतराल में वर्तमान यानी पॉजिटिव है या निगेटिव है, और इस अंतराल में पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो जब मैं इस अंतराल की बात करता हूँ, इस वाले अंतराल की बात, तो मैं क्या करता हूँ, -3/2 से बड़ी वैल्यू, -3/2 से बड़ी वैल्यू, है ना, यहाँ पे उठा करके, यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखता हूँ। जैसे -3/2 का मतलब कितना है, -1.5 है। ये -1.5 से बड़ी वैल्यू है -1। तो अगर मैं -1 यहाँ पे रखता हूँ एफ डैश एक्स में, तो इसका चिन्ह क्या आएगा। तो -1 जब मैंने यहाँ पे रखा -1, तो ये 3/2 -1 आएगा। तो 1.5 में से एक गएगा, एक जाएगा तो आधा बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। अब 1/2 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो माइनस की ही टर्म आएगी, तो यानी ओवरऑल ये निगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। और जब हम -3/2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कोई सी भी रख के देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। -1.5 से छोटी वैल्यू यानी -2 रख के देख लो, -2 रख के यहाँ पे देख लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस का मतलब ह्रासमान है, प्लस का मतलब वर्धमान है। इसका मतलब इस अंतराल में ये ह्रासमान होगा और इस अंतराल में वर्धमान होगा। अतः फलन एफ एक्स अंतराल -इन्फिनिटी से -3/2 में वर्धमान तथा अंतराल -3/2 से इन्फिनिटी में ह्रासमान होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दो पासों को सॉरी पहले ख क्वेश्चन है अपना। ख क्वेश्चन कह रहा है कि sec x अपॉन sec x प्लस 10x dx, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/cos x, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1/cos x प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ sin/cos x dx। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 नीचे से भी cos x एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी cos x है, उस cos x से cos x कट जाएगा और 1/1 प्लस sin x बचेगा। इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो होता है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसको अलग अलग में तोड़ देता हूँ, 1 में कोस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, 1 कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन/कोस स्क्वायर एक्स। साइन/कोस स्क्वायर एक्स जब मैं रखूंगा तो एक बार रख देता हूँ साइन/कोस और एक बार रख देता हूँ सिर्फ 1/कोस, ठीक है ना, एक ही बात है। और dx दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 1/कोस क्या बनेगा सेक एक्स और साइन/कोस क्या बनेगा tan x dx, ठीक है ना। तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan x होता है ये, और सेकेंड एक्स माइनस सेकेंड एक्स इंटू tan x ये होता है आपका सेकेंड एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और प्लस में आ जाएगा सी और आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये गलती से डल गया, ठीक है ना, इसको आप काट दीजिएगा। ये प्रायिकता की लास्ट वाली एक्सरसाइजों से है, वो एक्सरसाइज अब कट चुकी हैं, ठीक है ना। अब इसको करने का कोई औचित्य नहीं है। अब आगे चलते हैं घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। देखिए घ क्वेश्चन में चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। अब चलते हैं घ क्वेश्चन की तरफ। घ क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन उसने दिया है वो दिया है 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25,
ये उसने दिया है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है अंतराल 0 से 3 में। तो सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है और उसको 0 रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं। चलो, 4 तिया 12 एक्स क्यूब माइनस 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस 48 एक्स का 1 हो जाएगा और 25 का 0 हो जाएगा। तो अब वर्तमान और सॉरी उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम निम्नतम मान के लिए निम्नतम मान के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एफ डैश एक्स को 0 रखना पड़ेगा। जब 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 48 इक्वल्स टू 0। 0 रख दिया है ना। यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से 12 जीरो में चला जाएगा। अब इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा एक्स माइनस 2 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये भी एक्स माइनस 2 बचा, ठीक है ना। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से एक्स माइनस 2 कॉमन लिया और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 बच गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म होगी कोई ना कोई, और 2 में जुड़ के तो और भी पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है बस एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, ये 2 है ना। और ये 2 ही अंतराल में 1 से 3 के बीच में भी है ना, 1 और 0 से 3 के बीच में भी है। तो हम इन 3 वैल्यू पे चेक करेंगे, एक तो 2 पर और एक 0 पर और एक 3 पर, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू। तो हमें किस पे चेक करना है, 0 पर चेक करना है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, मेरे पास ये फंक्शन है। इसमें जब मैं 0 रखूंगा सारे में तो सारा 0 आ जाएगा, नहीं सॉरी 0 प्लस 25 आ जाएगा, क्योंकि ये तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी है ना, जो एक्स वाली है, और प्लस 25 बचेगा बाद में, तो 25 आ जाएगा। तो F0 हो गया मेरे पास 25, ठीक है। अब इसी तरीके से हम करेंगे F0, और दूसरा हमने क्या रखा इसमें, दूसरा मैंने रखा F2 है ना, 2 भी है मेरे पास, ये वाला बीच वाला F2। जब मैं F2 इसमें रखूंगा, यहाँ पर आप रख लेना Fx में, इसमें रख लेना F2, ठीक है ना। सारे में रख करके सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आएगा आपके पास वो आएगा माइनस के 39, ठीक है। और F3 भी रख लेना और F3 रख करके सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। लेकिन यहाँ आपको दिखेगा कि इसमें न्यूनतम तो ये होगा, न्यूनतम तो निम्नतम तो ये हो जाएगा और उच्चतम आपका ये होगा, ठीक है। ये माइनस में और भी छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, छोटी नहीं और इससे बड़ी वैल्यू आएगी, माइनस के कुछ मतलब 38 37 कुछ इस तरीके की और बड़ी वैल्यू आएगी इससे। तो हमें न्यूनतम वैल्यू चाहिए और उच्चतम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये आप फाइंड योर सेल्फ लिख देता हूँ मैं, फाइंड योर सेल्फ। तो हमारे पास उच्चतम और निम्नतम मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फलन का जो उच्चतम मान होगा, अतः फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान बराबर 25 और न्यूनतम मान आपका हो जाएगा -39, और ये आपके दोनों हो जाएंगे आंसर, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से आपको बाद में लिख देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है ना, 5th का क्या क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x प्लस 1/√x हो तो सिद्ध कीजिए, ये होगा। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम इसको फिर करेंगे। देखिए 5th का क्या पार्ट, मेरे पास f(x) जो है वो होता है x प्लस 1/x। तो मुझे जरूरत पड़ेगी, देखो f(x) की तो जरूरत पड़ी रही है, f(1/x) की भी जरूरत पड़ेगी है ना। तो f(1/x) की जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1/x भी निकाल लेता हूँ। 1/x का मतलब है x की जगह 1/x रख दो बस। तो यहाँ पे भी 1/x रख देंगे, ये 1/x हो जाएगा। यहाँ पे 1/x रख देंगे x की जगह, तो 1/1x, ये x घूम करके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे सेम ही मिलेगा, यानी 1/x प्लस x, यानी एक ही बात है, सेम ही बात मुझे मिली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में शायद, चलो देखते हैं। मुझे लेफ्ट हैंड साइड देखनी है पहले, तो पहले मैं लिख देता हूँ टू प्रूव। मुझे प्रूव क्या करना है ना, टू प्रूव मुझे ये करना है कि f(x) का होल पावर क्यूब इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3 इंटू f(1/x), ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। जो f(x) है उसका होल क्यूब करते हैं, यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या आएगा, x क्यूब सॉरी एक्स क्यूब ए क्यूब आएगा प्लस 1/b क्यूब आएगा प्लस 3a² भी आएगा। पहले तो 3ab आएगा है ना, 3ab मीन्स x इंटू 1/x, तो x से 1/x से, चलो मैं लिख देता हूँ x इंटू 1/x और इंटू में आएगा x प्लस 1/x, यही आएगा है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस, इससे ये कैंसिल आउट होकर के ये बचेगा मेरे पास 3x प्लस 1/x है ना, ये बचेगा है ना। अब देखिए हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस प्रिंटिंग है, ये f(x) क्यूब है मेरे ख्याल से ना, इसी से पता चल रहा है, ये यहीं से दिखा है। हाँ, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये f है, इसको मिस भैया ठीक कर लेना, ठीक है ना। ये f(x) क्यूब है, ये f(x) क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं x की जगह x क्यूब रखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना। बस x की जगह x क्यूब रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये बन गया ना पूरा यहाँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x³ है ना, प्लस 3 इंटू, और ये क्या है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x को मैं f ऑफ 1/x भी लिख सकता हूँ और f ऑफ x भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रूफ में 1/x चाहिए, तो मैं तो f ऑफ 1/x लिखूंगा ना। तो f ऑफ 1/x लिख देता हूँ उसको। और ये क्या हुआ था, f ऑफ x का होल क्यूब लेकर के हम चले थे, ठीक है ना। तो देखिए यही प्रूफ करना था ना हमें, है ना। तो ये बराबर क्या आ गया, मतलब ये लेके चले थे और इसकी राइट हैंड साइड आ गई। आप चाहे इसको मत लिख करके यहाँ पे लिख देना बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आसान आसान है, बस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं, बाकी आसान क्वेश्चन है ये 5। अब जैसे ये 6 क्वेश्चन है, चलो ये तो हो ही जाएगा आसानी से, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए के किस मान के लिए f ऑफ x बराबर 2 पर, ये नहीं है यहाँ पर, x बराबर 2 पर सतत है ना। तो f ऑफ x मेरे पास फंक्शन ये रहा, मैं f ऑफ x लिख देता हूँ। f ऑफ x इक्वल्स टू मेरे पास ये फंक्शन है 2x प्लस 1 जब x की वैल्यू लेस देन टू 2 हो, और ये k होगा जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 हो, और जब ये 3x माइनस 1 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 2 हो, ठीक है। अब x बराबर 2 पर सतत है, ये उसने कहा x बराबर 2 पर सतत है, बस ये बताओ के किस मान के लिए है। तो बस हम क्या करेंगे, x बराबर 2 पर चेक करते हैं ना, x बराबर 2 पर एक लिमिट निकाल लो, कोई सी निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पर निकाल लें एफ ऑफ एक्स। तो 2 के लेफ्ट में, यानी 2 के लेफ्ट में मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो 2 के लेफ्ट में x की वैल्यू 2 से छोटी यहाँ है, तो फंक्शन मेरा ये होगा। तो यहाँ पे क्या रखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये माइनस सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शा रहा है, अब की बार नहीं लिखेंगे इसको माइनस को, और अब की बार फंक्शन मेरा ये लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 1। अगर यहाँ प्लस होता तो इसका मतलब 2 के राइट में, 2 प्लस मतलब 2 में कुछ जुड़ रहा है ना, तो 2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, 2 से बड़ी वैल्यू x की यहाँ है, तो फंक्शन ये होता, तो फंक्शन यहाँ रखते हैं ये वाला। तो कोई सी भी निकाल लो, फिलहाल एक लिमिट निकाल लो बस। अब मैंने 2 यहाँ पे रखा, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है ना, समझ गए, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल दो, एक फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 2 पर k है, f ऑफ x बराबर k है, ठीक है ना। अब चूंकि उसने सतत दिया है ना, चूंकि फलन सतत है x बराबर 2 पर, सतत है फलन x बराबर 2 पर सतत है, तब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। वैसे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होनी चाहिए, लेकिन 2 से ही काम चल जाएगा, हम क्यों राइट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 5, फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो k बराबर ही तो निकालना था हमें, तो k बराबर 5 आ गया। अतः k बराबर 5 पे होगा, k बराबर 5 के लिए x बराबर 2 पर यह फलन सतत होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी चलो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं इसको हो सकता है 2 पार्ट में बना दूं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा पेपर है आपका, जैसा पेपर आता है बिल्कुल ऐसा ही पेपर है सेम। तो a इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास, जो इसने दिया है आव्यू 1 3 5 माइनस 6 8 3 माइनस 4 6 5, कह रहा है कि इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन वो हो सकता है आपके पेपर में दे दे, ठीक है ना। बस ये कैलकुलेशन, इस ये डिजिट थोड़ी हल्की दे दे, आसान दे दे, लेकिन हो सकता है ऐसा वो दे दे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो हम क्या करेंगे, माना इसको हमें एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाना है, मतलब 2 आव्यूह को जोड़ करके लिखना है, और वो आव्यूह उनमें से एक सममित होनी चाहिए और एक विषम सममित होनी चाहिए। तो उसको लिखने का तरीका है, माना ए को हमने 2 के जोड़ के रूप में लिख दिया, 2 आव्यूह के जोड़ के रूप में लिख दिया, योग के रूप में लिख दिया, है ना, p प्लस क्यू। जहां जहां आपको p जो लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि 1/2 a प्लस a डैश, और q जो हो वो 1/2 a माइनस a डैश हो, ठीक है। अब इनमें से कोई एक सममित होगी, कोई एक विषम सममित होगी, ठीक है ना। पहले वाली सममित आ जाएगी, दूसरे वाली विषम सममित आ जाएगी, बस यही हमें दिखानी है। तो हम ये करते हैं, p निकालते हैं, p मैट्रिक्स ऐसी कौन सी होगी वो। अब 1/2 हमने बाहर रख दिया। अब a मैट्रिक्स देखेंगे, a मैट्रिक्स मेरे पास है 1 3 5 माइनस 6 8 3 और माइनस 4 6 5, ठीक है, ये तो a आ गया। इसके साथ a डैश लिखना है, डैश का मतलब है रो को कॉलम बना करके लिखो, इसको कॉलम बना दो 1 3 5 ऐसा कॉलम बना दो, ठीक है ना। फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम -6 8 3, फिर ऐसे -4 6 5, इस तरीके से कॉलम बना करके लिख दो, ठीक है। आ जाएगा 1/2। अब इनको जोड़ दो, एक और एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, फिर मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2, 3 में से 6 गया -3 1 -3 16 9, और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। इस तरीके की आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। इसको चाहे आप मत लिखना, चलो ये काट देना, है ना, ठीक है। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई P। अब इसको 1/2 को भी अंदर गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 2, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 5, ठीक है।
अब ये देखो, ये मैट्रिक्स ऐसी है कि अगर मैं इसका डैश निकालूंगा तो यही मैट्रिक्स घूम करके वापस आएगी, है ना। हम इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पी है, इसका डैश निकालते हैं। अब देखिए पी मैट्रिक्स मेरे पास जो है उसका डैश निकालते हैं। डैश का मतलब है उसकी रो को कॉलम बदल देंगे। तो अभी जो वो नीचे बनी थी उसकी रो को मैं कॉलम बना देता हूँ। तो -3/2 लिख दिया और ये 1/2 आ गया, और -3/2 8 और 9/2 और 1/2 और 9/2 और ये 5। सेम वही मैट्रिक्स दोबारा बन गई। अब जैसे ही सेम मैट्रिक्स बने तो इसका मतलब ये पी क्या है, अतः पी एक सममित आव्यूह है। अतः पी एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह तो मिल गई, सममित आव्यूह है, ठीक है ना। अब क्यू देखना है हमें, क्यू भी तो मानी थी ना हमने एक मैट्रिक्स। नाउ अब क्यू क्यू क्या थी मेरे पास, 1/2 ए माइनस ए डैश, है ना। तो मैं डायरेक्ट ए माइनस ए डैश ही लिख देता हूँ, आप करके लिख लेना, ठीक है ना। तो ए माइनस ए डैश जो आपकी आएगी वो आएगी 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 और 0, ठीक है। ये आएगी आपकी वो मैट्रिक्स। 1/2 के अंदर गुना कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0 9/2 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2 और 0, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई क्यू। अब जब क्यू का मैं क्यू डैश निकालूंगा, क्यू का मैं क्यू डैश निकालूंगा तो क्यू डैश कुछ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये वाली रो, पहली रो पहला कॉलम बने जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -9/2 0 -3/2, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा -9/2 3/2 और 0, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, है ना, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन लेता हूँ क्योंकि मुझे विषम सममित बनानी है। तो माइनस कॉमन लेके देखेंगे क्यू बनेगा क्या दोबारा, फिर क्यू मैट्रिक्स बनेगी क्या। तो 0, ये प्लस का 9/2 हो गया, ये भी प्लस का 9/2 हो गया, ये माइनस का 9/2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये माइनस के 3/2 हो जाएगा, ये माइनस के 9/2 हो जाएगा, ये प्लस के 3/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये वापस से सेम हमारे पास ये जो क्यू थी ना ऊपर वाली क्यू मैट्रिक्स, देखिए यही बन गई सेम, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के क्यू। तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस के क्यू आ गया। जब पी डैश इक्वल्स टू पी आता था तो इसका मतलब वो सममित थी। अब क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू आ रहा है, इसका मतलब अतः क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। तो क्यू एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। इसीलिए हमने क्या किया है, ए को पी प्लस क्यू के रूप में लिखा है ना। तो पी प्लस क्यू को जोड़ करके ए आ रहा है क्या, है ना, वो भी देखना है हमें। तो अब हम देखते हैं पी प्लस क्यू क्या आएगा। तो देखिए पी मेरे पास क्या है, पी में लिख देता हूँ पूरा। पी है मेरे पास 1, ये रहा यहाँ पे नीचे 1 -3/2 1/2 और -3/2 8 9/2 1/2 9/2 और ये 5। ये तो थी मेरे पास P प्लस। अब मैं लिखता हूँ Q। Q क्या आएगी, जो अभी हमने लिखी थी Q, ये रही ऊपर वाली, ये वाली, है ना। या इसी को मान लो, ये भी तो Q ही है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0 9/2 9/2 और -9/2 0 -3/2 और ये -9/2 ये 3/2 और ये 0। अब इनको जोड़ करके देखते हैं A बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहला एलिमेंट जोड़ा, पहला एलिमेंट 1 + 1 1 + 0 1 आ गया, -3/2 + 9/2 9 में से 3 गया 6/2 6/2 का मतलब है 2 × 6, ये आ गया 3 9/2 और 1/2 9 और 1 10 10/2 यानी ये आ गया 5 -3/2 -9/2 -9 और 3 12 और 2 6 12 माइनस के आ गया 6 8 + 0 ये आएगा 8 9 में से 3 गया 6, ये आ जाएगा 3 9 में से 1 गया 8 8/2 मतलब 4 माइनस के 4 9 और 3 12 12/2 यानी 6 और ये 5 + 0 ये आ गया 5। तो बिल्कुल हमारी सही मैट्रिक्स यानी ए ही मैट्रिक्स बनी है। देखिए ये जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स बनी है, ए, ठीक है ना। अतः अतः हमने क्या किया है, ए बराबर पी प्लस क्यू, ए बराबर पी प्लस क्यू, और इसको हमने ये वाली मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। बस बस ये हमारा लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये हमारी पी है, ये हमारी क्यू है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, हमने ए को पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि 3 बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश क्रम से ये और 2 और हैं मेरे पास। देखिए यहाँ पे ये है और ये है। तो दिखाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं, ठीक है ना, ये हमें दिखाने हैं। तो देखिए इसको भी करते हैं, है ना। ये घ क्वेश्चन है हमारा 5वें का घ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, स्थिति सदिश को, ए का स्थिति सदिश है तो उसको हम ओ ए लिखते हैं, ओ ए, है ना, स्थिति सदिश को ओ ए लिखते हैं। तो ए का अगर है तो ओ ए, बी का है ओ बी। तो ये है, उसने दिया है -4 i कैप + 2 j कैप -3 k कैप। फिर बी का उसने स्थिति सदिश जो दिया है, बी का स्थिति सदिश में लिख लेता हूँ, ये दिया है i कैप + 3 j कैप -2 k कैप। और फिर सी का स्थिति सदिश उसने दिया है -9 i कैप + j कैप -4 k कैप। अब ये कह रहा है कि ये दिखाओ कि ये सब जो है वो संरेख हैं, ठीक है ना। तो मैं इसी को ऊपर कर लेता हूँ बस, ठीक है ना। अब हमें ये दिखाना है कि ये सब क्या है, संरेख बिंदु हैं, ठीक है ना। तो संरेख बिंदु हमें दिखाने हैं। अब देखिए संरेख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सन्निक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सन्निक के प्रूफ करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। हम यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से करेंगे, ठीक है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, त्रिभुज का जो पहले तो मुझे क्या करना होगा, ये अभी भुजाएं नहीं है ना, मैं भुजाएं बना लेता हूँ, मैं ए बी बी सी बना लेता हूँ। तो ए बी वैक्टर में एक बना लेता हूँ, ए बी वैक्टर होता है ओ बी माइनस ओ ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो आई में से आई घटाएंगे, आई माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप। 3 में से 2 गया जे कैप बचेगा सिर्फ, और माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 में से 2 गया के कैप बचेगा सिर्फ। ये तो हो गया ए बी वैक्टर। इसी तरीके से मुझे निकालना है एक ए सी वैक्टर, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में ए बी और ए सी ही चाहिए होता है, तो मैं ए सी वैक्टर निकालता हूँ। ए सी वैक्टर क्या होगा, सी माइनस ए, यानी ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है ना। ओ सी माइनस ओ ए जब हम निकालेंगे तो सी में से ए घटाएंगे, तो माइनस 9 आई माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो माइनस के 5 आई कैप बचेगा, है ना, माइनस के कितना बचेगा 5 आई कैप। इसी तरह जे माइनस 2 जे, तो माइनस के जे कैप, माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस के कैप, ये आ जाएगा। तो ये ए बी आ गया और ए सी आ गया। अब मुझे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है बस, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु सन्निहित होंगे, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 परिमाण ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये होता है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, 1/2 और परिमाण, और ये सारणिक ए बी क्रॉस ए सी का ऐसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। आई के नीचे ए बी के मल्टीपल्स लिख दो, 5 1 1, और ए सी के मल्टीपल -5 -1, यहाँ पे लिख दो -1 -1, ठीक है। और इसका परिमाण ले लो बाद में, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। अब देखिए क्या होगा, 1/2 तो आ गया बाहर, परिमाण आ गया ये। अब हमने आई कैप की इस रो के सापेक्ष इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो आई कैप की रो, आई कैप का कॉलम छोड़ दो, -1 माइनस माइनस +1, तो -1 + 1 ये 0 हो गया, फिर माइनस जे कैप, ये गया -5 + 5 -5 + 5, फिर प्लस के कैप, ये गया -5 और +5, ये भी -5 + 5 हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2 सारा आपका 0 आई कैप बना सॉरी, प्लस 0 जे कैप बना और प्लस 0 के कैप बना, ठीक है ना। तो आपका ये क्या बन गया, ओवरऑल आपका ये इसका परिमाण निकलेगा। परिमाण जब निकालोगे वो भी 0 ही आएगा, 0 वेक्टर है ना, तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका परिमाण 0 होगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, इसका मतलब त्रिभुज बना ही नहीं, है ना। अब त्रिभुज वो बना ही नहीं, इसका मतलब ये तीनों बिंदु, ये वाला और ये वाला, तीनों एक ही लाइन में होंगे, ये इस तरीके से रखे होंगे, तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, वरना कुछ तो क्षेत्रफल बन ही जाता। अगर ये ऊपर नीचे होते, कहीं ना कहीं होते, तो त्रिभुज बन ही जाता, है ना। अगर हल्का फुल्का भी एक आधा ऊपर नीचे होता तो त्रिभुज बन ही गया था, लेकिन ये एक ही लाइन में है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल 0 आ रहा है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं या संरेखीय हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिद्ध करो 0 से -1 साइन इनवर्स ये dx π/2 -log 2 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं, चलिए देखिए। डे क्वेश्चन कह रहा है 0 से -1 साइन इनवर्स 2x/1 + x², 2x/1 + x² dx इक्वल्स टू हमें लाना है π/2 -log 2, π/2 -log 2, ये लाना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं भैया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई मान करके चल लेंगे भाई, ठीक है ना। माना आई बराबर, ये हमारा है 0 से -1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे tan थीटा पुट करता हूँ तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाता है, बहुत बढ़िया वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो हम वो कर लेते हैं, है ना, तो आसान पड़ेगा उससे करने पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, या एक तरीका और है इसको करने का, चलो वही कर लेते हैं ना। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये ऐसा भी पीछे एक क्वेश्चन किया था, है ना, साइन इनवर्स 2x/1 + x², उसको हम लिख सकते थे 2 tan इनवर्स x, तो इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको 2 tan इनवर्स x लिख करके, ये आ जाएगा। या फिर इसको हम आप पुट करके ही कर लो, है ना, पुट कर लो इसमें x = tan थीटा, बात तो वही बनेगी। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं इसकी dx की वैल्यू निकालता हूँ तो dx की वैल्यू आ जाएगी sec² थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज होगी, जब x की वैल्यू 0 है तो tan थीटा भी 0, थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी, जब x की वैल्यू 0 तो थीटा भी 0, और जब x की वैल्यू -1, अरे ये -1 ही है या कुछ और है, चलो देखते हैं। अगर ये -1 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/4, तो थीटा की वैल्यू -π/4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -1 रखूंगा और -π/4 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरी जो लिमिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से -π/4 हो जाएगी ना। तो आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 से -π/4, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप लिख देना उसको। और dx की जगह लिख दिया मैंने sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा, ठीक है। अब ये आ गया i इक्वल्स टू 0 से -π/4, साइन से साइन हट करके ये बना आपका 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो पहला फंक्शन मैं इसको मान लेता हूँ, दूसरा फंक्शन इसको मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। तो पहले फंक्शन का पहला फंक्शन जुगा दूँ, दूसरे का इंटीग्रेशन 2 थीटा
दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का हो गया टेन थीटा, इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से -π/4, फिर माइनस लगेगा, होल इंटीग्रेशन 0 से -π/4 आएगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा का हो जाएगा 1, तो इंटू में आ जाएगा 2, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिमिट रखता हूँ तो ये बनेगा -π/4, -π/4, तो 2 इंटू -π/4 और इंटू में 10 -π/4, ठीक है ना, ये मिला। और जब माइनस में 0 रखूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, बस यही रहेगा माइनस। अब 2 तो आ गया बाहर, टेन थीटा का होता है लॉग कोस टेन थीटा का, है ना, हाँ, तो लॉग कोस एक्स होता है माइनस में, या लॉग सेक एक्स होता है, तो लॉग सेक सेक थीटा रख देंगे, लॉग माइनस के लॉग सेक थीटा रख देते हैं, और इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से -π/4, ठीक है ना। अब देखिए 2 से तो ये कटेगा, 2 दूनी 4, माइनस के π/2 आया, टेन π/4 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा π/2 प्लस के, ठीक है ना, π/2 प्लस के आ गया, -2 इंटू, अब इसमें लिमिट रखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास लॉग सेकेंड -π/4 और माइनस लॉग सेकेंड 0 डिग्री, है ना, ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा π/2 -2। अब ये कितना हो जाएगा, लॉग सेक में और कोस में तो ये माइनस कुछ फर्क ही नहीं देता, बाहर प्लस ही आता है, तो सेक π/4 मिलेगा, सेक π/4 मतलब सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग √2 माइनस, और सेक जीरो मीन्स होता है आपका 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या मिलेगा मुझे, सेक जीरो होता है आपका 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/1, तो सेक जीरो तो 1 ही बैठ रहा है, ये है ना, सेक जीरो, हाँ ये तो, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 1, है ना, और log 1 तो 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, अगर इसको सही से देखा जाए तो ये क्या मिला, π/2 तो है अपने पास, π/2, और ये 2 के ऊपर जो √2 है, तो log m की पावर n है वो आगे आ जाएगा, तो ये हट जाएगा 2 इंटू, ये मिलेगा 1/2 log 2, ये 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, चाहे इसे log m माइनस log n m/n भी कर सकते हैं। तो 2 से 2 कटा, π/2 माइनस log 2 आ गया, और π/2 माइनस log 2 ही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, देखिए π/2 माइनस log 2 ही प्रूफ करना था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस log 2, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया है, और हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने को हल करो, है ना, इतने को हल करना है, बस ये खाली लिख रखा है अवकल समीकरण, अब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको, छठे का क्या क्वेश्चन आपका ये, सिक्स्थ क्या क्वेश्चन, ठीक है। अवकल समीकरण है आपकी 1+x² sec² y dy प्लस 2x tan y dx इक्वल्स टू 0, ये है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा इजीली, तो हम क्या करते हैं भाई, 1+x² इंटू sec² y dy इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते हैं -2x tan y dx, ठीक है। अब ये sec² y है, y वाले एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा आपका sec² y अपॉन tan y dy और इक्वल्स टू माइनस के 2x अपॉन 1+x² dx, दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दो, इसको टी मानो, ये इसका डिफरेंशिएशन रखा है पूरा पूरा, इसको टी मानो, इसका डिफरेंशिएशन रखा है पूरा पूरा, तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि नीचे फंक्शन रखा हो कोई और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन रखा हो, है ना, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, log f(x + c), ठीक है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे। तो ये फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, tan x का सेक स्क्वायर, सॉरी ये tan स्क्वायर y है, tan y है, tan y का सेक स्क्वायर y हो जाएगा, और 1+x² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस को बाहर दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ये tan y, यहाँ से तो आ जाएगा tan y, और इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस में, सॉरी log भी तो आएगा ना, log tan y, और माइनस में ये आ जाएगा log 1+x², और इसमें मैं क्या करता हूँ, माइनस में log c ले लेता हूँ, नहीं log c ही ले लेता हूँ बस, है ना, log c, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा log आपके पास tan y माइनस प्लस हो गया log 1+x² और इक्वल्स टू हो जाएगा log c, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा log m प्लस log n, तो log m इंटू एन, tan y मल्टीप्लाई बाई 1+x² इक्वल्स टू log c, log से log हट जाएगा तो क्या बचेगा, tan y इंटू 1+x² और इक्वल्स टू आ जाएगा c, तो यहाँ से हम कुछ भी दे सकते हैं, अब ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं c/1+x², या हम इसको थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि tan y इक्वल्स टू c इंटू 1+x² की पावर -1, इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, बहुत आसान है, देखिए ये भी, और ये कई दफा आया हुआ भी है पेपर में, ठीक है ना, इसको आप देख लेना अच्छे से। देखो एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 366, है ना, तो हम पहले लिख देते हैं एक
लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या इक्वल्स टू कितनी, 366। और 366 में कितना हो गया, 52 हफ्ते होंगे, क्योंकि आप इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 52 बार चलेगा और 2 शेषफल बच जाएगा, है ना। ओए होए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए, एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। और 366 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, मतलब हफ्ते गिनना चाहता हूं मैं इसमें कितने हफ्ते हुए 366 दिन में, तो 7 से डिवाइड करूंगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि 52 हफ्ते मिले और 2 दिन शेष मिलेंगे, है ना। तो 52 हफ्ते, इसको मैं लिख सकता हूँ 52 हफ्ते या 52 सप्ताह प्लस 2 दिन और 2 दिन, है ना, हमें ये मिले और 2 दिन। अब 52 हफ्ते मतलब हर दिन 52 बार आएगा, हर दिन 52 बार आएगा, मंडे भी 52 बार है, ट्यूसडे भी 52 बार है, वेडनेसडे भी 52 बार है, थर्सडे भी 52 बार है, फ्राइडे सैटरडे संडे सब 52 बार है। बात यह है कि इन 2 दिनों में क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। और 53 रविवार होने की प्रायिकता भी इसी 2 दिन पर डिपेंड करेगी। 52 तो है ही है, 52 तो है ही, अब वो कह रहा है कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, वो इन 2 दिनों पर डिपेंड करेगी। इन पे क्या क्या केस बन सकते हैं, ये 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ कहेंगे स्पष्ट है कि लीप वर्ष में 52 रविवार तो जरूर होंगे, ठीक है ना, ये तो क्लियर है, 52 हफ्ते हैं तो 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। अब जो ये शेष 2 दिन हैं, अब शेष 2 दिन होने चाहिए, ये जो 2 दिन हैं इनमें क्या क्या केस हो सकते हैं ना। अब शेष 2 दिन में, 2 दिन में कुल संभव तरीके लिख लूं, कुल संभव तरीके या दिन, देखो क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो जाए, है ना, मंडे ट्यूसडे हो जाए। ऐसा हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है वेडनेसडे, क्योंकि एक दिन के बाद अगला ही दिन आता है ना, ये तो सीरीज से चलते हैं ना, इसीलिए मैं अगला दिन ले रहा हूँ उससे, मंडे से बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे बाद थर्सडे, थर्सडे और थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के साथ सैटरडे आ जाए, या सैटरडे के साथ संडे आ जाए, या संडे के साथ मंडे आ जाए, ठीक है ना। यही तो टोटल केस होंगे, इसके अलावा तो 2 दिन के और कोई केस नहीं हो सकते, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता मंडे के साथ सैटरडे आ जाए या फ्राइडे आ जाए, मंडे तो संडे के साथ ही, संडे के अगला मंडे ही तो होगा, तो 2 दिन तो लगातार वाले ही तो आएंगे, ठीक है। अब टोटल केस इन 2 दिन में ये 7 हो सकते हैं, तो प्रायिकता भी इन्हीं 7 पे निर्भर करेगी, है ना। अब मुझे देखना है संडे कितनी बार आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि मुझे 52 रविवार तो मिल गए, अब मुझे 53वां रविवार ढूंढना है। तो 53 रविवार एक तो ये भी है और एक ये भी है, क्योंकि इसमें एक सैटरडे संडे है और इसमें संडे मंडे है, तो 53 रविवार होने की जो प्रायिकता होगी, तब तब 53 रविवार 53 रविवार होने की प्रायिकता बराबर, अपने फेवर में कितने हैं, 2 ही केस हैं ये वाले, और टोटल कितने हैं, ये 7 केस हैं, टोटल 7, तो 2/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था, इतना ही इसमें लिखना है, इससे ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि 5 नंबर में इतना सा क्या है, ये है इतना क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आप क्या ही लिखोगे इसमें। आप बस ये कर सकते हो कि आप इनको हिंदी में लिख लो, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए, और इनको वर्टिकली लिख लो ऐसे करके, लंबे करके, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बस बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6th का गया क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फलन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो, है ना। तो हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे, समाकलन हमें इसका करना है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं x की जगह यहाँ पे tan थीटा पुट कर दूं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है ना, tan थीटा। तो dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन किया जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनता है मेरा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। कोस से कोस हटेगा तो ये आएगा 2 थीटा और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ से ये हो जाएगा, आसान है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें ये समाकलन करना है, ठीक है ना। ये तो मेरे ख्याल से जैसा पीछे था एक क्वेश्चन ऐसा ही बन गया है ना। अब हम एक क्वेश्चन पीछे भी करके आए थे हम इसके जैसा ही, चलो खैर। अब देखिए क्या करते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 2 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा आपका टेन थीटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, और माइनस होल इंटीग्रेशन 2 थीटा का हो जाएगा आपके पास थीटा,
यानी ये तो सॉरी 2 हो जाएगा, थीटा का 1 डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन यानी आपका tan थीटा आ जाएगा और d थीटा प्लस में आ जाएगा c। तो आपके पास ये बचा 2 थीटा tan थीटा, 2 थीटा tan थीटा और माइनस में 2 बाहर आ जाएगा। tan थीटा का होता है आपके पास log sec थीटा, log sec थीटा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा प्लस में c। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ से, ये 2 थीटा की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर से tan इनवर्स x, यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा, तो थीटा की जगह तो tan इनवर्स x आ गया और इस tan थीटा की जगह पूरा x हमने माना ही था माइनस 2। अब ये sec थीटा जो है यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा। देखिए tan थीटा क्या होता है हमारे पास, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, है ना, तो लंब क्या है इसमें, ये x है लंब और बटे आधार 1, तो लंब बटे आधार, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो अगर मुझे sec थीटा बनाना हुआ यहाँ से sec थीटा, तो sec थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो कर्ण और आधार क्या है 1, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लॉग सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x tan इनवर्स एक्स, 2x tan इनवर्स एक्स माइनस ये 2 log m की पावर में n चला जाता है ना ऊपर, तो हम ऊपर भी भेज सकते हैं इसको, तो स्क्वायर का इस रूट का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस में ये c आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के स्थिति सदिश एबीसी हैं तो सिद्ध करो कि एबीसी का क्षेत्रफल ये होगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने आपको स्थिति सदिश दिए हैं, ठीक है ना, यह क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि स्थिति सदिश हैं। अब अगर स्थिति सदिश हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना ए का स्थिति सदिश ओ ए होता है, तो वो उसने दिया है ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश ओ बी वो दिया है उसने बी वेक्टर, और सी का स्थिति सदिश ओ सी वो दिया है उसने सी वेक्टर। तो यहाँ से अगर मुझे ए बी निकालना हुआ तो ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए क्या मिलेगा मुझे, बी माइनस ए, ठीक है ना। इसी तरीके से बी सी मुझे क्या मिलेगा ओ सी माइनस ओ बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस बी, सी माइनस बी, और ए सी क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी अगर मैं ए सी देखना चाहूँ तो ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए क्या हो जाएगा आपके पास सी माइनस ए, ठीक है ना। ये सारे वेक्टर आपने निकाल लिए। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 परिमाण ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण निकाल दो, तो ये आ जाएगा 1/2। अब ए बी देखिए मेरे पास क्या है, ए बी है बी माइनस ए, तो यहाँ पे बी माइनस ए लिख देता हूँ ये वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए सी के साथ, यानी सी माइनस ए के साथ, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, इसकी मल्टीप्लाई ए में करेंगे ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। अब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वो ये क्या किया था हमने, हाँ ठीक है, वो जीरो हो जाता है ना क्या हो जाता है वो जीरो हो जाता है, तो ए क्रॉस ए तो आपका ये तो हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। बाकी जो आपका बचा ये एक बी क्रॉस ए को अगर मुझे ए क्रॉस बी करके लिखना हुआ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, और माइनस पहले से है तो ये साइन चेंज होकर के प्लस बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, ये प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस बी क्रॉस सी, तो ये है ये अपने पास बी क्रॉस सी, और सी क्रॉस ए अगर मुझे इसे लिखना हुआ तो इसके बाहर एक और माइनस आ जाएगा, है ना, अपोजिट साइन का, तो ये अपोजिट साइन का हो जाएगा, तो बाहर पहले से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी, सॉरी सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, ठीक है ना। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है cos y इक्वल्स टू एक्स कोस ए प्लस वाई और cos ए नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध करो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा। तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अगर cos y बराबर एक्स कोस ए प्लस वाई हो तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। अब ये ध्यान रखिए कोस स्क्वायर है इसमें, है ना, तो मैं क्या करता हूँ कोस स्क्वायर को नीचे ले आता हूँ, मतलब इसको मैं कर लेता हूँ कोस वाई इक्वल्स टू कोस ए प्लस वाई, है ना, और इक्वल्स टू मैं एक्स ले आता हूँ। अब मैं यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया मैंने।
तो y के रिस्पेक्ट में इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, डिवाइड वाला लगेगा इधर तो, है ना। तो नीचे वाले का स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला एज इट इज यानी कोस a प्लस वाई, ऊपर वाले का करेंगे तो आ जाएगा माइनस के साइन वाई। अब ये ध्यान रखना y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 ही होगा। कोस वाई का माइनस साइन वाई हो जाएगा माइनस कोस वाई एज इट इज, कोस a प्लस वाई का करेंगे तो वो भी माइनस में आएगा और माइनस में ये आ जाएगा कोस का हो जाएगा साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इक्वल्स टू आपका आ जाएगा x का हो जाएगा dx अपॉन dy, ठीक है। अब देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको अगर मैं यहाँ पे माइनस को बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस में साइन y और मल्टीप्लाई में कॉस a प्लस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस, ये बना कॉस y और मल्टीप्लाई में साइन a प्लस वाई, और अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला बना, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, है ना, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना, तो साइन a प्लस वाई माइनस वाई, तो ये बना साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना, b क्या है y, है ना, ये है, तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना, और अपॉन में नीचे क्या अपने पास कोस स्क्वायर a प्लस वाई और इक्वल्स टू है अपने पास डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये क्या बनेगा, ऊपर y से y कटेगा, साइन a बचेगा ऊपर तो, और अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस वाई, कोस स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब रेसिप्रोकल कर दूं, इसका व्युत्क्रम कर दूं, तो क्या होगा, या इसको ऐसे करो, इसको इधर ले आओ, नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a आ जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यही आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना, ये तो प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सातवें का, क्या एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात करो। इसके जहां पर ये असतत है ऐसे बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास ये सातवें का क्या क्वेश्चन जो है, उसने एक फंक्शन दे दिया हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन, है ना, ये फंक्शन उसने दिया है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको दो टुकड़ों में बांट लेते हैं फंक्शन को, है ना। माना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये जी ऑफ एक्स है और माइनस ये एच ऑफ एक्स है, जहां जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा मोड एक्स और एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा मोड एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, जी एक्स और एच एक्स को अलग अलग देखने के लिए, चूंकि हम जानते हैं मोड एक्स जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सतत होता है ना, एक सतत फलन है, तो ये तो कहीं भी असतत नहीं होगा, है ना, किसी भी पॉइंट पर सतत नहीं होगा ये। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं मोड एक्स, हम जानते हैं जी एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स सभी x बिलोंग्स टू r के लिए सतत होता है, ठीक है ना। मोड x हमेशा सतत होता है x की सभी वैल्यू के लिए, r की किसी भी r के लिए, मतलब रियल नंबर के लिए ये सतत होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से तथा एच एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस वन भी x बिलोंग्स टू r के लिए सतत होता है, ठीक है ना, या एक सतत फलन होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन, यानी दो सतत फलन हो गए, अगर डिफरेंस को हम देखें जो फलन बनेगा वो भी एक सतत फलन होगा, तब एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस वन भी एक सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा, ठीक है ना, ये लिखेंगे, है ना। अब ये एक सतत फलन है और उसने कहा है कि अशांतता के बिंदु को ज्ञात करो, तो असतत तो ये है ही नहीं, है ना। तो अब हम लिखेंगे अतः एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असतत फलन नहीं है, ठीक है ना। अतः ये किसी भी बिंदु पर असतत फलन नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, y इक्वल्स टू कोस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज और, ठीक है,
हाँ, इसको हम देखते हैं कैसे होगा ये 7वें का ख क्वेश्चन, 7वें का ख पार्ट। देखो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जी एक्स है, हम ये बात ना लिख करके कि हम जानते हैं, हम इसको दिखा दें, है ना। इसको मोड एक्स को खोल करके लिख लें, एक्स लेस देन इक्वल टू पे क्या होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या होगा, है ना, फंक्शन। और उसको अलग अलग दिखा दें, एक पर्टिकुलर सी पॉइंट पर एक्स बराबर सी पॉइंट ले लें और उस पर दिखा दें कि ये जीरो के लेस देन में भी सतत है और जीरो के राइट में भी सतत है और जीरो पर भी सतत है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये फंक्शन भी दिखा दें, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका लिखने का तरीका, ठीक है ना। जैसे कि 8 नंबर में है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। 7वें का ख क्वेश्चन आपका y बराबर ये हो गया कोस एक्स की पावर साइन एक्स, कोस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर एक्स, ये तो दिया है उसने, हाँ, इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणा ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या कहेंगे, y बराबर, इसको हम u मान लेते हैं प्लस इसको हम v मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माना, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ u बराबर आपके पास हो जाएगा कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स, है ना, और v बराबर आपके पास हो जाएगा x की पावर x, ठीक है ना। तो u दोनों तरफ log लेने पर तो ये हो जाएगा आपके पास log u इक्वल्स टू log cos x होल पावर sin x। तो इसको मैं log u ही रहने देता हूँ और ये sin x आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x log cos x, sin x log cos x। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dw/2x, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कोस एक्स और कोस एक्स का दोबारा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लॉग कोस एक्स और साइन एक्स का भी कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स, ये u इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और u की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स है, ठीक है। और इंटू में आ जाएगा आपके पास माइनस के साइन एक्स ये वाला और इंटू में टेन एक्स और प्लस में कोस एक्स लॉग कोस एक्स, कोस एक्स लॉग कोस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे तो ये एक चीज़ रह गई, चलो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे अब इसी तरीके से जैसे मेरे पास ये v है ना, v इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स, इसमें भी दोनों तरफ log ले लेंगे, log v इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी log जब ले लेंगे तो ये x आगे आ जाएगा, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज लॉग एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स रेज टू द पावर एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये बन जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब देखिए समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 1 ये है मेरी, है ना। आप यहीं पे कर देना, वो मैं भूल गया था इसलिए मैंने आगे किया, यहीं पर कर देना, ये dy अपॉन dx हो जाएगा, ये du अपॉन dx हो जाएगा, ये dv अपॉन dx हो जाएगा सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है ना। अब बस इनकी du अपॉन dx की वैल्यू रख दो, du अपॉन dx की वैल्यू ये रही आपके पास, है ना, ये वाली। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, cos x की होल पावर sin x और माइनस में sin x log x, सॉरी 10x नॉट log x, और प्लस cos x log cos x, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू रख दो, dv अपॉन dx की वैल्यू कौन सी है, ये रही ऊपर, x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x। बस यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी एक खंड को हल करो, वही 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8वें का क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वें का क्या पार्ट हम देखते हैं। 8वें का क्या पार्ट ये क्या कह रहा है, जेड इक्वल्स टू, ये है आपका एक इसने उद्देश्य फलन दिया है 8000 एक्स प्लस 12000 वाई और इसका निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करो, ठीक है। दी गई असमिकाएं जो उसने दी हैं, असमिकाएं जो असमिकाएं उसने दी हैं वो दी हैं 3x प्लस 4y, यहाँ पे लिख दो दी गई असमिकाएं, असमिकाएं, असमिकाएं क्या दी हैं उसने भाई, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, फिर दूसरी दी है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 और दी है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इनको हम मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है।
अब इनको हम समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा आपके पास 3x + 4y = 60, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। और x + 3y = 30, इसको बना लेंगे 5, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये जो आपकी समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 है, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं x y = 0। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3x + 4y = 60 है, तो समीकरण 4 से ले लो, एक एक समीकरण उठाओ। समीकरण 4 से एक टेबल बनाओ। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखेंगे, है ना। अब देखिए, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15। y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20। और समीकरण 2 से ऐसे ही समीकरण 5 से टेबल बनाओ। समीकरण 5 से एक टेबल बनेगी, ये वाली सेम बिल्कुल ऐसी ही, एक्स वाई की, है ना। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो y की वैल्यू 10 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू 30 मिलेगी। तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिले, a पॉइंट मिला 0,15, दूसरा b पॉइंट मिला 20,0, ठीक है। इसी तरह यहाँ से c पॉइंट मिला 0,10 और यहाँ से d पॉइंट मिला 30,0, ठीक है ना। ABCD 3-4 पॉइंट मुझे मिल गए। अब इन 2 पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये लाइन खिंच जाएगी, समीकरण 5 वाली, चौथी वाली। और जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो समीकरण 5 ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं स्केल ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्केल कहाँ से देखूँ मैं, कहीं चली गई, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे आएगा और इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 5-5 का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। देखिए 0,15, 5, 10, 15, तो 0,15 ये रहा मेरे पास ए पॉइंट, है ना। और 20,0, 5, 10, 15, 20, 20,0 मेरे पास ये रहा, है ना। 20,0 मेरे पास ये रहा, तो ये है मेरे पास बी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मुझे मिलाना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। देखिए चलो इन दोनों पॉइंट को देखिए हमने मिला दिया, ठीक है ना। तो ये वाली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई के लिए इस पर लिख देता हूँ 4, कि ये चौथी इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरी देखें, दूसरी देखते हैं। 0,10, 0,10, 5, 10, ये रहा 0,10 यहाँ पे बी पॉइंट। और 30,0, 30 आपका ये रहा, क्योंकि ये तो 20 था, 25, 30, 30 आपका ये रहा, इसको लिख देंगे हम डी पॉइंट। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट है, 30,0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो इन पॉइंट को मिलाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। तो एक लाइन ये हो गई हमारी, हमने इसको खींच दी, तो ये है हमारी 5वीं लाइन, 5वीं इक्वेशन की लाइन, ठीक है ना। अब देखिए, अब मेरे पास बहुत सारे रीजन बन गए, बहुत सारे क्षेत्र बन गए, बाउंडेड क्षेत्र, घिरे हुए क्षेत्र। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये खुला क्षेत्र है ना। इनमें से कौन सा मेरे इसका सॉल्यूशन होगा वो मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मूल बिंदु पर। शेड कहाँ होनी है मुझे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु यानी 0, 0 पर। अब दोनों लाइन के नीचे है ये मूल बिंदु, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। मैंने ये पॉइंट उठाया 0, 0, और ये दोनों की असमीकाओं में रखा यहाँ पर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो पहला जो आया वो आया 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो ये बात तो सत्य है ना, बिल्कुल सही बात है, 0 60 से छोटा होता है। तो जहां से मैंने पॉइंट उठाया था और जिस इक्वेशन की लाइन में, समीकरण में मैंने ये रखा असमीका में, तो वो कौन सी थी, चौथी वाली। यानी इस लाइन के इधर से मैंने ये पॉइंट उठाया था और ये पॉइंट रखने के बाद वो बात सही आ रही है, सत्य आ रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से, इस लाइन से उस पॉइंट की ओर ड्रॉ करेंगे, यानी इस लाइन से नीचे की ओर, है ना। देखो ये लाइन है, इस लाइन से या तो शेड इधर होगी, इधर की साइड, या शेड उधर की साइड होगी। तो जिस साइड से आपने पॉइंट उठाया, आपने पॉइंट नीचे की साइड से उठाया, इस साइड से उठाने पर अगर बात सत्य आती है तो शेड जो होगी इसकी तरफ होगी। और अगर इसी साइड से उठाने पर बात गलत आती है, ये वाली बात गलत आती है, तो शेड उस साइड होगी, दूसरी साइड, ठीक है ना। तो फिलहाल शेड इस लाइन के नीचे की साइड होगी। तो मैं यहाँ पे बस एक ऐसा साइन लगा देता हूं ताकि मेरे याद रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी वाली का भी देखना है अभी हमें। दूसरी वाली है मेरे पास ये x + 3y, 0, 0 रखूंगा, 0 लेस देन तो 30 आ जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 30, ये भी बात सही है, बिल्कुल सत्य है ये बात भी। तो यह इसका मतलब है इसके भी नीचे होगा, दोनों के नीचे, इसके भी नीचे है। तो अब आपको एक ऐसा रीजन ढूंढना है, एक ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र ढूंढना है जो दोनों के नीचे हो और पहले चतुर्थांश में हो, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो, ना तो इस लाइन के इधर जाए और ना इस लाइन के x एक्सिस के नीचे आए, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो इसके ऊपर हो जाएगा, जबकि है दोनों के नीचे ही। तो दोनों के नीचे वाला पार्ट एक सिर्फ ये है, ये वाला रीजन जो दोनों के नीचे है ना। तो इसके कॉर्नर पॉइंट उठाओ, कोणीय बिंदु, एक तो ये मिल गया 0, 0, एक ये मिल गया सी, सी क्या है 0,10।
तो ये तो है अपने पास 0,10 सी पॉइंट। एक बी मिल गया, बी क्या है अपने पास, बी है 20,0। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसकी और इसकी दोनों की समीकरणों को सॉल्व कर लो। इन दोनों की समीकरण ये है, इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा, सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, एक्स और एक्स को बराबर कर लो और फिर काट फीट दो, ठीक है ना। वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू इनमें से किसी में रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो वो पॉइंट जो आएगा आपका वो आएगा 12,6, ठीक है ना, 12,6 पॉइंट आएगा आपका ये। अब यहाँ स्केल हमने यूज़ नहीं किया, जब स्केल से यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ये सही आएगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है ये 10 के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे आना था, 12 के यहाँ आना था, वो खैर आ जाएगा जब आप स्केल से इसको बनाओगे, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा बनाइए। अब आपके कोणीय बिंदु जो ये मिले, इन कोणीय बिंदु पे हमें जेड का मान देखना है, अधिकतम और न्यूनतम। तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी होगी, एक ऐसी टेबल बनानी होगी, यहाँ पे आपको लिखना होगा कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु के बाद आप लिखेंगे जेड बराबर 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई, 12,000 वाई, ठीक है ना। ये इस तरीके की आप एक टेबल बनाएंगे। फिर कोने बिंदु सारे यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं 0 लिख देता हूँ, 0,0। फिर दूसरा बिंदु जो होगा, दूसरा बिंदु कोई सा भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ बी, बी लिख देता हूँ 20,0। फिर लिख देता हूँ मैं ये प्रतिच्छेद बिंदु, इसको मैं ई कह दूंगा, है ना। मैंने बी लिख दिया, ई लिखूंगा और फिर सी लिखूंगा, तो ई आ गया मेरे पास 12,6, और फिर डी आ गया मेरे पास, सॉरी सी आ गया मेरे पास, सी 0,10, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ पे, सारे कोण पे हमें क्या देखना है, बस जेड का मान देखना है। तो जब 0 0 इसमें दोनों में एक्स की जगह और वाई की जगह 0 0 रखूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इस पे तो ये वैल्यू जो मिलेगी 0 मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं इस पर एक्स की जगह 20 रख दो, वाई की जगह 0, ये तो 0 हो जाएगा। 20 यहाँ रखेंगे तो 8 दूनी 16, तो 1,60,000 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे जब 12 और 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1,68,000, और जब 0,10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब अधिकतम हमें देखना था, तो अधिकतम कौन सा है, अधिकतम तो ये है, ठीक है ना, ये अधिकतम हो गया आपका। तब अब हमें क्या कहना है, अतः बिंदु, अतः बिंदु ई 12,6 पर अधिकतम मान, अधिकतम मान 1,68,000 है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में तो आपके आएगा ही, पक्का कर लेना इसको, 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, जरूर आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, और डायग्राम अच्छा सा बना करके आओगे तो पूरा वो 8 नंबर आपको देगा इसमें, ठीक है ना, कुछ नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर ये हो तो सिद्ध करो कि ए क्यू बराबर ए इनवर्स। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आसान है और लेंथी है, ठीक है ना। अब इसे करके थोड़ा सा टाइम वेस्ट होना है और मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है ना। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, ठीक है। आगे चलते हैं, बस यहाँ पे ए क्यूब बराबर ए इनवर्स है, तो आपको इसका इनवर्स निकालना है और ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब मतलब पहले ए की ए में करो, ए स्क्वायर निकालो, फिर ए स्क्वायर की ए में करो, ए क्यूब निकालो, ए क्यूब निकाल के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। फिर उसके आपको सेकंड निकालने पड़ेंगे, फिर सेकंडों से आपको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालने के बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। वो सब निकाल के फिर ये वेरीफाई हो जाएगी, आप इसको करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नोवा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का कै पार्ट, नाइन्थ का कै पार्ट ये कह रहा है कि किसी प्रश्न के तीन छात्र हैं और किसी प्रश्न के 3 छात्रों ABC के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5, 4/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए अब उसने कहा है कि ए द्वारा, 3 छात्र ए द्वारा, मतलब ए द्वारा हल करने की प्रायिकता। तो अगर मैं कहूं कि ए द्वारा हल करने की प्रायिकता जो होगी, ए द्वारा हल करने की प्रायिकता वो उसने दी है 3/10, ठीक है। तो ए द्वारा हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से हल होने की घटा दो, है ना, तो ये आ जाएगा 10 में से 3 गए 7/10, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से बी के हल होने की प्रायिकता उसने दी है 1/5, 1/5। तो बी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 में से होने की घटा दो, तो 1/5, तो 5 में से 1 गया 4/5, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब सी के द्वारा हल होने की प्रायिकता उसने दी है 4/10, तो सी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 4/10, 10 में से 4 गए 6, 6/10 यानी 6/10 ही लिख देते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब उसने ये कहा है कि प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता बताओ। अब देखो प्रश्न हल कितने तरीकों से हो जाएगा, प्रश्न हल तब भी हो जाएगा जब ए कर दे और बी और सी ना करें, ठीक है ना। प्रश्न हल तब भी हो जाएगा जब बी कर दे, ए और सी ना करें। प्रश्न हल तब भी हो जाएगा जब सी कर दे, ए और बी ना करें, यानी इनमें से कोई एक भी कर दे तब भी हल हो जाएगा। प्रश्न हल तब भी हो जाएगा जब इनमें से कोई 2 कर दें, एक ना करे।
ए बी कर दें सी ना करे, बी सी कर दें ए ना करे, ए सी कर दें बी ना करे, है ना। और पर्सन हल जब भी हो जाएगा जब ये तीनों कर दें। तो या तो आप ये वाला मेथड लगाओ कि आप इस तरीके से ये सारे निकाल करके और उनको जोड़ लो, है ना, या फिर आप ये दूसरा मेथड लगाओ जो मैं अब करा रहा हूं। एक केस ऐसा होगा जिसमें पर्सन हल नहीं होगा, वो कौन सा होगा कि तीनों ही पर्सन को हल ना करें तो पर्सन हल नहीं होगा, है ना। अगर तीनों ही हल ना करें तो पर्सन हल नहीं होगा, तो वो केस निकालना ज्यादा आसान है ना। तो हम उसे 1 में से घटा देंगे और किस की आ जाएगी, पर्सन हल हो जाने की आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए पर्सन के हल ना होने की प्रायिकता निकालते हैं। पर्सन हल ना हो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब पर्सन हल ना हो इसकी प्रायिकता यह है कि ए भी हल ना करे उसको, बी भी हल ना करे और सी भी हल ना करे, तीनों में से कोई हल ना करे, तब जाकर के पर्सन हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ए के हल ना करने की प्रायिकता, ये बी के हल ना करने की प्रायिकता, ये सी के हल ना करने की प्रायिकता, तीनों को एक साथ निकालना है, इसलिए तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रायिकता के गुणन नियम से। अब यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा ये आ जाएगा नीचे 500 और ऊपर आ जाएगा आपका 7 चौक 6 7 छिक 42, 42 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास, ठीक है। आप उसको छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं इसको, फिलहाल अभी इसको छोटा मत करिए मेरे ख्याल से। अभी आगे चलते हैं। अभी हमें निकालना है कि पर्सन हल ना हो, पर्सन हल हो जाए, है ना। पर्सन हल हो जाने की प्रायिकता, पर्सन हल हो जाए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रायिकता ऑफ पर्सन हल ना हो। यही तो होता है ना, किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 होता है, दोनों का योग 1 होता है। तो एक में से अगर मैं पर्सन ना हल ना होने की निकालता हूं तो वो पर्सन हल हो जाने की आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पर्सन हल ना हो इसकी प्रायिकता है 168/500। तो 500 माइनस 168 और अपॉन में आ जाएगा आपके 500 और ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 32 यहाँ से और 332 और अपॉन में 500। तो उसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 250। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 तिया 6, 83, 2 8 16, 2 तिया 6 अपॉन और ये आ जाएगा 125, 83 अपॉन 125। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 9वें का ख क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है, ठीक है ना। आपकी बुक में ये r दे रखा है, ये भी r दे रखा है ना, कैपिटल R, बस इतना फर्क है, उसने चेंज कर दिया, उसने a दे दिया, है वही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, माना ये 9th का ख क्वेश्चन है ना। तो इसमें हमें क्या मानना पड़ेगा, हम देखिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। सर्कल के अंदर है इसलिए हमें पहले वर्त बनाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर हमें एक बेलन बनाना पड़ेगा, एक बेलन हमने ये बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए इस जो सर्कल है इसकी जो त्रिज्या है वो a दे रखी है, तो हम इसको a मान लेते हैं। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी a ही होगी, ठीक है ना। और हम इस बेलन की त्रिज्या को 2r मान लेते हैं, माना यहाँ पे लिख देते हैं, माना बेलन की त्रिज्या बराबर 2r है। तो बेलन की त्रिज्या अगर 2r होगी सॉरी, बेलन की त्रिज्या 2r नहीं मानते, r/2 मानते हैं, आधी मानते हैं, आधी r/2, ताकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक r हो जाए। r/2 अगर मैं ये त्रिज्या लूंगा यहाँ से यहाँ तक की r/2 लूंगा तो ये पूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक पूरी r हो जाएगी, है ना। तो पूरी r ही चाहिए मुझे ये। और ये तो हाइट उसने दी, हाइट भी मान लेते हैं, चलो, है ना, दी तो उसने है नहीं तो हम हाइट भी मान लेते हैं। माना बेलन की ऊंचाई जो है वो क्या है, h है। माना बेलन की ऊंचाई बराबर h, तो ये बेलन की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की h मान ली हमने, ठीक है ना। चलो अब अगर इस ट्राइंगल में देखें ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपके पास आपको दिख रहा होगा एक चीज कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें ना। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है a + a यानी 2a है, तो 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू h² + r², पूरी ये r है, पूरी r² आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा 4a² = h² + r²। यहाँ से r² की वैल्यू निकल जाएगी। r² की वैल्यू निकालते हैं या h की वैल्यू निकालते हैं, r² की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा 4a² - h² = r², ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए
इसको बना लेते हैं 1, इक्वेशन 1 माना। अब बेलन का आयतन, माना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ही तो दिखाना है ना हमें, माना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी त्रिज्या तो r/2 थी ना, तो पाई आर स्क्वायर यानी ये पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा V बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 4 इंटू एच, है ना। और आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगी V बराबर ये वाली वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू है 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा h। ठीक है, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, V इक्वल्स टू ये आ जाएगा पाई, इस पाई बटे 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई a स्क्वायर आएगा, माइनस ये आ जाएगा पाई बाई 4 और h क्यूब। ठीक है ना। अब इसकी हम क्या करेंगे, dw/2h कर देते हैं, dw/2h हो जाएगा dv अपॉन डी एच इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपके पास h की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसको, है ना, और यहाँ पे h भी तो आएगा ना, इस h की मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगी, तो ये हो जाएगा आपका h का तो हो गया 1, तो पाई a स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है, उच्चतम और निम्नतम के लिए इसको 0 रखना पड़ता है, तो उच्चतम व निम्नतम के लिए, निम्नतम के लिए क्या करना होगा, dv अपॉन डी एच को 0 रखना होगा। ठीक है ना। अब जब इसको 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3a इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा जब स्क्वायर रूट में जाएगा इधर तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर है ना ये, तो 2a अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू एच, है ना। तो ये h बराबर 2a अपॉन रूट 3 आ गया। अब हमें ये दिखाना है कि आयतन उच्चतम होगा। आयतन उच्चतम के लिए हमें d2v चाहिए, तो d2v अपॉन डी एच स्क्वायर क्या होगा, इसका करते हैं दोबारा, ये तो 0 कांस्टेंट है, या इसका करेंगे तो ये 2h आ जाएगा, तो माइनस में 3 पाई अपॉन h इंटू में 2h, 3 पाई अपॉन 4 इंटू में 2h, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के ओवरऑल ये माइनस के 3/2 पाई h बचेगा। है तो निगेटिव ही ना, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये निगेटिव है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा। अतः h बराबर 2a अपॉन रूट 3 पर बेलन का आयतन उच्चतम होगा। ठीक है ना, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसके जैसा भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा आपको 8 नंबर का। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस पेपर से कुछ हेल्प होगी, और अच्छी खासी हेल्प होगी। ठीक है ना, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपकी अच्छी खासी इसमें हेल्प होगी। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।